A very sweet good morning to all of you. Today I'm going to discuss the topic figures of speech. हमारा जो ये पूरा सीरीज चल रहा है पोएटिक डिवाइस का, इसमें आज का जो लेक्चर है इसमें हमने टॉपिक लिया है फिगर्स ऑफ स्पीच। आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच ऐड किए हैं जिनको मैंने बहुत सिंपल वे में विद एग्जांपल डिस्क्राइब किया है। और आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली फिगर्स ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है लिटरेचर में और बार बार हमारे सामने आता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच। आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को मेंशन किया है विद एग्जांपल। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। So what is figures of speech, or what is the definition of figures of speech? Basically, figures of speech or rhetorical figures or schemes are the additional devices oftenly used in poetry to enhance the beauty of art, like an ornament to body. This is a beautiful definition of figures of speech. Basically, फिगर्स ऑफ स्पीच और रेट्रिकल फिगर्स और जो स्कीम्स हैं ये एडिशनल डिवाइसेस की तरह होता है जो हम पोइट्री में यूज करते हैं। किस लिए? पोइट्री की जो ब्यूटी है, जो आर्ट की जो ब्यूटी है, जो लैंग्वेज की ब्यूटी है, उसको बढ़ाने के लिए। जैसे एन ऑर्नामेंट टू बॉडी, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कुछ ज्वेलरीज वगैरह कैरी करते हैं अपनी जो ब्यूटी है उसको एनहेंस करने के लिए। द सेम थिंग इज विद द आर्ट और द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। जब हम उसमें लिटरेरी डिवाइसेस के तौर पे फिगर्स ऑफ स्पीच डालते हैं तो जो लैंग्वेज है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। यानी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो ऑर्नामेंट की तरह होते हैं, आभूषण की तरह होता है, जो लैंग्वेज की ब्यूटी है उसको बढ़ा देता है। तो बेसिकली ये इसका वर्क होता है फिगर्स ऑफ स्पीच का। और ये क्या है? रेट्रिकल फिगर्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, लिस्ट ऑफ मेन फिगर्स ऑफ स्पीच। एज आई टोल्ड यू कि मैंने इस लेक्चर में आज के कुछ प्रोमिनेंट जो फिगर्स ऑफ स्पीच है जो बार बार हमारे सामने दिखाई देते हैं या बार बार हम देखते हैं कि पोएट्रीज में, लिटरेचर में हम उनको पढ़ते हैं, वो सब मैंने मेंशन किया है विद एग्जांपल। सो द फर्स्ट वन इज सिमली। आई थिंक you all are you know very well that what is simile basically. Simile is a kind of figures of speech where a kind of comparison shows between two objects and the words of comparison are as, like or so. मीन्स जो सिमली है ये एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन दिखाया जाता है और उसी के साथ इसमें ये जो चार वर्ड आपने देखे इसमें मेंशन किए मैंने, एज, लाइक और सो, इनके बेस पे कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर फेस साइंस लाइक मून एज मून। ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ये चार वर्ड हमें यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर आप कोई पोएम में कहीं पे भी आपको किसी भी लाइन में सिमली को आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये जो चार वर्ड है बस इन पे आपको फोकस करना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ these four words you can identify the figures of speech simile. Okay, come to the next one, metaphor. Metaphor क्या होता है? There is also comparison between two words, but the words of comparison are not used. यानी जो मेटाफर है आपका उसमें भी दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन दिखाया जाता है, लेकिन जो कंपैरिजन के वर्ड्स हैं जैसे एज, लाइक और सो, ये जो फोर वर्ड्स हैं ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। मीन्स मेटाफर जो है वो भी सिमली की तरह है जहाँ पे कंपैरिजन दिखाया जाता है, लेकिन ये जो फोर वर्ड्स हैं ये यूज नहीं किए जाते। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी यहाँ पे जो कैमल है उसकी कंपैरिजन की गई है शिप से, लेकिन जो कंपैरिजन के जो वर्ड्स हैं वो यूज नहीं किए गए हैं। तो दैट मीन्स दैट इज मेटाफोर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण। मीन्स हियर द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज थिंग्स एज लाइफ।
यानी जो पर्सोनिफिकेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, आइडियाज जो होते हैं, उनको हम एज अ लिविंग बीइंग उनको कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी जो डेथ है वो अपने जो कोल्ड हैंड्स है वो किंग के ऊपर रखती है। इट मीन्स डेथ कम टू द किंग्स। यहाँ पे डेथ जो है वो इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि डेथ अपने हाथों को, मतलब डेथ को क्या है, पर्सोनिफाई किया गया है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जहाँ पे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग बीइंग, वहां पे आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है? It shows a contrast between two objects, or in other words, two opposite things placed together. यानी जो ऑक्सीमोरन है इसमें आपके दो वर्ड्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंट्रास्ट दिखाया जाता है, और जो दोनों कंट्रास्ट के जो वर्ड्स हैं वो हमेशा आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर भी है स्वीट भी है। ठीक है, तो इस तरह से दो ऑपोजिट वर्ड जो है वो आपको हमेशा एक साथ देखने को मिलेंगे ऑक्सीमोरन में। तो ऑक्सीमोरन का, जिसको हम हिंदी में विरोधाभास भी कहते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीमोरन क्या है? जहां पे दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाए, वहां पे आपका ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है हाइपरबोले। हाइपरबोले मीन्स जहां पे चीजों को एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। मीन्स हियर थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस बेटर देन दे एक्चुअली आर। मीन्स जो चीजें हैं उनको इतना बढ़ा चढ़ा के या फिर इतना कम करके दिखाया जाता है जो कि उनकी रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेलिंडा स्माइल्स एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। जैसे कि यहाँ पे जो पोएट है वो कहता है कि जब बेलिंडा स्माइल करती है तो जो पूरा जो वर्ल्ड है वो उसके साथ खुश हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स चीजों को यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? हाइपरबोले। नेक्स्ट है आपका ओनोमोटोपोए। ओनोमोटोपोए क्या है? द साउंड ऑफ द वर्ड्स सजेस्ट द सेंस। मीन्स ओनोमोटोपोए जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें आपका जो साउंड है, जो वर्ड का जो साउंड है वो आपका मीनिंग सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द हमिंग ऑफ द बी एंड द स्नेक हिज। मीन्स जहां भी किसी लाइन में आपको कोई किसी प्रकार का कोई साउंड, कोई आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है तो वहां, और उस आवाज से आपका मीनिंग निकल के आ रहा है, तो वहां पे आपका कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा? ओनोमोटोपोई। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस वाले फिगर्स ऑफ स्पीच में साउंड यानी वॉइस जो है, आवाज जो है, उस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे, हियर द स्पीकर एड्रेसेस सम इनएनिमेट और लाइफलेस ऑब्जेक्ट और some abstract ideas as it is a living person or a thing। जो आपका एपोस्ट्रोफिक फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें जो है स्पीकर एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट और डेड पर्सन जो है उनको एड्रेस करके बोलता है, और उनको एड्रेस करके ऐसे बोलता है जैसे कि वो लिविंग बीइंग हो, यानी जैसे वो अभी भी जिंदा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। मीन्स ये एक लाइन है जो वर्ड्सवर्थ के पोएम से लिया गया है, मिल्टन और लंदन 1802, जिसमें जो वर्ड्सवर्थ है वो मिल्टन को एड्रेसेस करके कहते हैं कि मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो उसको एड्रेस करके बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे में बेसिकली आपको ये सिंबल भी देखना है, इस पे जो मिल्टन के बाद जो सिंबल जो है साइन बना हुआ है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। जहां कहीं भी एपोस्ट्रोफे फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वहां पे आपको ये सिंबल, ये साइन हमेशा मिलेगा। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफे की सबसे बड़ी एक तरीके से पहचान होती है। नेक्स्ट आपका एनाफोरा। एनाफोरा क्या है?
एनाफोरा इज द रेपिटेशन ऑफ वर्ड और ए फ्रेज इन ए सेंटेंस, यानी जहां किसी स्टैंजा में या जहां किसी पोएम में बार बार कोई एक वर्ड या कोई एक फ्रेज रिपीट हो, वहां पे आपका एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ, यानी ऑल दैट एंड ऑल दैट, ऊपर वाले जो ये लाइन है इसमें लिखा हुआ है ऑल दैट ब्यूटी और नीचे भी ऑल दैट वेल्थ, यानी एक जो है आपका एक तरीके से फ्रेज है जो बार बार रिपीट हो रहा है. तो जो फिगर्स ऑफ स्पीच है आपका एनाफोरा, इसमें क्या है, एक कोई वर्ड या कोई फ्रेज जो है वो हर एक स्टैंजा की हो सकता है, हर एक लाइन में, बिगिनिंग में, मिडिल में या फिर एंड में आपको रिपीटेशन मिलेगा ही मिलेगा. यानी जो आपका एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच है ये आपका रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज इन ए स्टैंजा और इन द लाइन्स ऑफ द पोएट्री दिखाता है. नेक्स्ट है आपका एजोनेंस. एजोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स, यानी एजोनेंस जो है वो भी आपका रिपीटेशन है, लेकिन किन चीज का, वॉवल्स का. जो एजोनेंस है उसमें सिमिलर काइंड ऑफ वॉवल्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, स्पेशली इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स. फॉर एग्जाम्पल, thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. This is a line from the Ode to a Grecian Urn by John Keats. ठीक है, यहाँ पे जो है जो पोएट है वो कह रहा है कि thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. देखिए इस लाइन में जो आई है, जो वॉवल है आपका आई, ये बार बार रिपीट हो रहा है. जैसे still unravished bride quietness, still I, unravished I, bride I and quietness I. मीन्स जो आपका वॉवल है, सिमिलर काइंड ऑफ वॉवल, यानी कि आपका आई जो वॉवल है यहाँ पे आपका बार बार हर एक वर्ड में रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका एजोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? Alliteration is also the repetition, but repetition of consonant sound. जो आपका alliteration है ये आपका consonant sound का repetition है. For example, full fathom 5, full fathom 5, the repetition of F, consonant of F. या for example, she sings a song, she sings a song, repetition of S, consonant S. तो जहां पे आपको कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो वहां पे आपका एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, और जहां पे वॉवल का हो रहा हो, सिमिलर काइंड ऑफ वॉवल जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, वहां पे आपका एजोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. देन आगे है आपका पन. नाउ पन क्या है? हियर अ वर्ड हैज टू मीनिंग्स, यानी जहां पे एक शब्द के मल्टीपल मीनिंग आपको दिखाई दें, या फिर जो एक वर्ड है वो मल्टीपल मीनिंग सजेस्ट करे, वहां आपका पन होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कम टुमारो एंड यू विल फाइंड मी ग्रेव, यानी कि कल आओ, अगर तुम कल आते हो तो तुम मुझे ग्रेव में पाओगे. अब यहाँ पे जो वर्ड है ग्रेव, ये दो वर्ड आपके जो वर्ड है ये आपके दो मीनिंग दे रहा है. जैसे ग्रेव फॉर सीरियसनेस एंड ग्रेव फॉर डेथ. मीन्स जो स्पीकर है वो कह रहा है कि हो सकता है जब कल तुम आओ तो शायद मैं ग्रेव में मिलूं आपको, मीन्स डेथ मेरी हो जाए, डेथ हो जाए, या फिर मैं तुम्हें एक एज अ सीरियस मैन दिखाई दूं. तो मीन्स जहां पे एक वर्ड के दो मीनिंग बेसिकली आपको दो मीनिंग आपको लगे कि हाँ इस वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं, दो सेंस वो आपको दे रहा हो, वहां पे आपका पन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका पैराडॉक्स, ए वेल फाउंडेड ट्रूथ मेड बाय कंट्राडिक्टरी वर्ड्स और टर्म्स. जो नेक्स्ट आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है पैराडॉक्स, जिसमें क्या है कि एक वेल फाउंडेड जो ट्रूथ होता है, यानी एक यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स या टर्म्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन, यानी इन सम हाउ और इन सम काइंड ऑफ वर्ड्स द चाइल्ड इज सपोज्ड टू बी द फादर ऑफ ए मैन.
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक ये जो ट्रुथ है, जो सच है, उसको कंट्राडिक्टरी टर्म्स में, कंट्राडिक्टरी वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया गया है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो एक बच्चा है, कभी कभी हम लोग उसको समझ लेते हैं, मतलब कुछ बातों में जो बच्चा है हम कहते हैं कि ये अपने जो पिता है उनसे भी बहुत आगे गया है, ठीक है। लेकिन ये जो एक ट्रुथ जो है, इसको कंट्राडिक्टरी वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया गया है। मीन्स यहाँ पे लिखा गया द चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन, कि जो बच्चा है वो एक आदमी का पिता होता है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है ना, पर सच भी है। तो इस तरीके से जो एक वेल फाउंडेड जो ट्रुथ है, उसको कंट्राडिक्टरी टर्म्स और वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, पैराडॉक्स में। नेक्स्ट है आपका आयरनी। कमेंट्स ऑन समवन इन ए इनडायरेक्ट वे और से समथिंग विच इज नॉट रियलिटी। जैसे कि हम किसी पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन लुकिंग अगली बट यू से ओ टुडे यू लुकिंग ब्यूटीफुल। मीन्स आयरनी होता है कि आप किसी के ऊपर इनडायरेक्ट वे में कमेंट कर रहे हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है और वो एकदम से अगली सा, मतलब उसने बहुत अच्छा जो ड्रेसिंग सेंस उसका अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप उसकी प्रेज कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि अरे आज तो तुम बहुत अलग लग रहे हो, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी आप उसको बोल रहे हो कि नहीं आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तो आप इनडायरेक्ट वे में आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको फील हो रहा है कि जैसे आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो ये होता है आयरनी, जिसको हम कहते हैं व्यंग करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, it's also kind of figures of speech where a person or a thing transferred to a close related object। यानी जो ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन या एक थिंग को जो है ट्रांसफर किया जाता है किसके ऊपर, एक क्लोज रिलेटेड ऑब्जेक्ट से। जैसे द प्लोमैन होमवार्ड प्लोट्स हिज वेरी वे, यानी जो प्लोमैन है, जो फार्मर है, वो अपना खेत जो है उसको जोत के अपने घर जा रहा है। मीन्स जो फार्मर है वो अपना खेत प्लॉट्स करके वेरी वे से घर जा रहा है। वे जो है उसको वेरी करके दिखाया गया था, थका हुआ, टायर्ड। जबकि जो रास्ता है वो टायर्ड नहीं है। टायर्ड कौन है? जो फ्लोमैन है, जो फार्मर है। जो फार्मर है वो वर्क करके एकदम टायर्ड हो गया, थक गया है। लेकिन यहाँ पे जो टायर्डनेस है फार्मर की, उसको कहाँ ट्रांसफर किया गया है? वेरी वे, यानी जो वे है, जो रास्ता, जो पाथ है जिससे वो वापस जा रहा है, अपने घर जा रहा है, उसको वेरी बताया गया है यहाँ पोएट के द्वारा। यानी उसको टायर्डनेस, उस मतलब जो उसकी टायर्डनेस है फार्मर की, वो ट्रांसफर कर दी गई है रास्ते पे। तो यहाँ पे आप कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी जहाँ पे एक पर्सन और एक थिंग को उसके क्लोज रिलेटेड ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है आपका मेटोनमी। मेटोनमी, here the speaker use a word or a phrase to suggest a related word or an object. The pen is mightier than the sword. जो मेटोनमी आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पीकर है वो एक वर्ड या फ्रेज को यूज करते हैं टू सजेस्ट ए रिलेटेड वर्ड। जैसे द पेन इज माइटर देन द सोर्ड, यानी कि जो पेन है वो ज्यादा ताकतवर होता है किससे? सोर्ड से, तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है एक पेन। तो यानी यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक वर्ड या एक फ्रेज को सजेस्ट कर रहा है उसके रिलेटेड वर्ड से। नेक्स्ट आपका यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है? वी स्पीक जेंटल एंड फेवरेबल टर्म्स इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड। यानी जो यूफेमिस्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग बहुत जेंटल, बहुत डेलिकेट वर्ड्स, बहुत फेवरेबल वर्ड्स या टर्म्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्श एंड कॉम्प्लिकेटेड और टफ वर्ड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही पास्ड अवे लास्ट नाइट इंस्टेड ऑफ ही डाइड। मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी के बारे में कह रहे हैं कि ही पास्ड अवे लास्ट नाइट, मीन्स ही डाइड। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही डाइड लास्ट नाइट, लेकिन हम ही डाइड लास्ट नाइट ना कह के हम कह रहे हैं ही पास्ड अवे या फिर ही एक्सपायर्ड लास्ट नाइट। तो
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सम काइंड ऑफ डेलिकेट और फेवरेबल वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड, यानी आपको ऐसे शब्द यूज करने हैं जो सामने वाले को सुनने में ज्यादा बुरे ना लगे। यानी बात तो आपको सेम ही कहना है, लेकिन आपके जो वर्डिंग है, जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, वो बहुत डेलिकेट, सॉफ्ट और एकदम स्वीट से या फिर फेवरेबल वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो है वो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जब आप डेलिकेट और सॉफ्ट और फेवरेबल वर्ड्स या टर्म्स यूज करते हैं, ना कि हार्श और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टैनिक डॉग। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। स्टैनिक डॉग actually it's also figures of speech. This is like metonymy, shows a relation or refers a part to a whole or whole for a part. यानी जो स्टैनिक डॉग फिगर्स ऑफ स्पीच है, यहाँ पे एक रिलेशन दिखाया जाता है। मीन्स एक जो पार्ट है वो सजेस्ट करता है एक ग्रुप को, या फिर एक ग्रुप जो है वो सजेस्ट करता है एक पार्ट को। फॉर एग्जाम्पल, ऑल हैंड्स एट वर्क। अगर कोई ये बोल रहा है ऑल हैंड्स एट वर्क, यानी जो सारे हाथ हैं वो सारे मिलके काम कर रहे हैं, तो हाथ से मतलब है कि सारे जो वर्कर हैं या बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग है, यानी जो बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप को रेफर कर रहा है कि काफी सारे वर्कर हैं, लेबर है जो काम कर रहे हैं। तो ऑल हैंड्स एट वर्क मीन्स ऑल वर्कर्स, ऑल लेबर। तो ये आपके बेसिकली फिगर्स ऑफ स्पीच है जो हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किए। इसके अलावा भी लिटरेचर में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, बट ये कुछ मेन हैं जो बार बार पोएट्री में, लिटरेचर में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही, बस ये आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए विद एग्जांपल। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी फिगर्स ऑफ स्पीच को लेके आपका कोई सजेशन है या कोई आपकी इशू है, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।